Hello everyone, welcome to ETP class. Already we have seen three types of different analysis of project appraisal. Now we will go for the fourth type, that is market analysis. Before the start of production, entrepreneur to assess the market, possible customers and when and where the product will be sold. The various methods used to anticipate the potential market is named as management economics as demand forecast. The following methods are used in estimating demand. किसी भी प्रोजेक्ट को जब एनालाइज किया जाता है तो उसके सारे एनालिसिस के बाद में मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू करने से पहले उसका मार्केट एनालिसिस किया जाता है कि उस प्रोडक्ट को किस तरह के कस्टमर्स के बीच में लाना चाहिए, किस कहाँ और कैसे उसका सेल्स का प्लानिंग किया जाता है, किस तरह से हो इसके बारे में पता लगाया जाता है। इस तरह से जो मार्केट एनालिसिस किया जाता है इसको मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स या डिमांड फोरकास्ट भी कहते हैं। एंड यहाँ अलग अलग तरह से मार्केट एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ जो अलग अलग प्रकार से जो मार्केट एनालिसिस होती है अब हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है इसमें ओपिनियन पोलिंग मेथड। इन दिस मेथड ओपिनियन ऑफ कस्टमर्स विल बी टेकन ऑन द बेसिस demand is estimated. This will be done by doing survey on few customers by any of the following methods. या सबसे पहला मेथड होता है पोलिंग मेथड। यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ कस्टमर्स को लेकर के उन सर्वे या तो सर्वे करते हैं और कुछ कस्टमर्स को लेकर के उनके आधार पर एक एनालिसिस करके उनके आधार पर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना हो सकता है। जिसमें और सर्वे जो किया जाता है वो भी कई तरह से किया जाता है, जिसमें पहला है कंप्लीट एन्यूमरेशन सर्वे मेथड। In this, all the probable customers are approached and probable demand is estimated and then summed up. Though estimating sales is easy, approaching large number of customers scattered all over the market becomes tedious, costly and cumbersome, and customers may not be indulged purchase plans. कंप्लीट एन्यूमरेशन सर्वे मेथड में जितने भी जहां तक हो सके जितने एक्सपेक्टेड कस्टमर्स होते हैं, प्रोबेबल कस्टमर्स होंगे, उन सबके पास में जा करके उनसे पता लगाया जाता है, उनका राय लिया जाता है और उसको पूरे प्रोग्राम को एक साथ फिर मिला करके एस्टिमेशन किया जाता है कि कितना सेल्स हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही मेहनत वाला काम है और इसमें खर्चा भी बहुत अधिक आता है एंड बहुत बार कस्टमर्स अपने आइडियाज को बहुत इंटरेस्ट के साथ में परचेजिंग प्लान्स के बारे में नहीं बता पाते हैं। एक दूसरा मेथड होता है सैंपल सर्वे मेथड। इन दिस ओनली सम नंबर ऑफ कस्टमर्स आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज अप्रोच्ड एंड डेटा ऑन प्रोबेबल डिमांड इज ब्लोन अप टू जनरेट टोटल डिमांड। यहाँ क्या किया जाता है, कुछ थोड़े लोगों को ही लेकर के उनसे कस्टमर्स के कुछ लोगों को लेकर के उनसे पता लगाया जाता है कि कितना डिमांड है एंड उसके आधार पर डिमांड को एक्सपेक्ट किया जाता है, एंटिसिपेट किया जाता है। नेक्स्ट इज सेल्स एक्सपीरियंस मेथड। In this sample market is surveyed for new product and the results are projected to demand estimation. Survey market should be true representation which is not always true. कई बार क्या किया जाता है कि सेल्स एक्सपीरियंस मेथड, यहाँ पे क्या किया जाता है, मार्केट के सर्वे करके मार्केट को सर्वे करके नए प्रोडक्ट को सैंपल के तौर पे दिया जाता है एंड उसके अनुसार एनालाइज किया जाता है कि कितना डिमांड उस प्रोडक्ट का हो सकता है किस किस एरिया में। एक और मेथड है विक्यूरियस मेथड। In this, customers are not approached directly but indirectly through dealers. Being based on dealer opinion, the method is bound to suffer from biased attitudes of the dealers. इस मेथड में क्या है, डायरेक्ट कस्टमर्स के पास में नहीं जाते हैं, जो डीलर्स होते हैं उनके साथ में बात किया जाता है एंड डीलर्स के कहने पे ही डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती है कि डीलर्स बायस भी हो जाते हैं, वो एक प्रोडक्ट के साथ में ज्यादा फेवरेबल होते हैं एंड सही कई बार ओपिनियन नहीं दे पाते हैं, तो ये भी बहुत फायदेमंद नहीं होता है। अब हम आगे देखते हैं लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन एनालिसिस। ये तो हमारा अभी तक था, हमने मार्केट एनालिसिस के बारे में देखा था। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन। इट इज एविडेंट दैट लाइक a man, every product has its life. Product sales slowly in beginning, picked up as per the sales promotion strategies for reaching peak stage and then to decline.
After some time, product loses life cycle. Due to this, firms go up for new products one after another to keep firm alive. यहाँ पे जिस तरह से इंसान के एक सीमित आयु होती है, उसी तरह प्रोडक्ट की भी सीमित आयु होती है। ये धीरे से पहले शुरू होता है, उसके बाद में पीक पे पहुंचता है। सेल्स के लिए अलग अलग तरीके अपनाने की वजह से ये पीक पे पहुंचता है, बहुत अधिक सेल्स होती है, फिर धीरे धीरे ये उतरने लगता है। इसीलिए जो भी एंटरप्रेन्योर जिसे हम प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल करते हैं, क्योंकि पहले शुरुआत हुई, फिर मार्केट में धीरे धीरे वो बूम पे जाने लगा, अब उसके सेल्स बढ़ते गए, फिर लास्ट में वो एकदम खत्म हो गए। तो इस मार्केट साइकिल, हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, तो उससे बचने के लिए उस साइकिल के खत्म होते ही वो प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आएगा, उसके कस्टमर्स खत्म हो जाएंगे। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है, फर्म्स जो है, नए नए प्रोडक्ट्स बनाती रहती है ताकि अपने फर्म को जिंदा रख सके। नेक्स्ट आते हैं हम टेक्निकल फिजिबिलिटी। When making project appraisal, technical feasibility is to be taken into consideration. Technical feasibility implies to adequacy of plant and equipment to produce. For assessing technical feasibility, following aspects will be considered. यहाँ पे क्या है कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, उसके बारे में भी देखना जरूरी होता है कि किस तरह के इक्विपमेंट्स उसके प्रोडक्ट को लगाने के लिए दी बेस्ट है। तो इसमें और ये डिसाइड करने के लिए कुछ बातों पे ध्यान देना होता है, जिसमें पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड साइट। कितनी जगह मिल रही है और कहाँ मिल रही है, इस पे भी प्लांट एंड मशीनरी को लगाने का बहुत बड़ा निर्भर करता है, बहुत बड़ी बात निर्भर करती है कि किस जगह पे मिल रही है और कितनी जगह मिली है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ अदर इनपुट्स, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा। इसके बाद में ये देखा जाता है कि वहाँ बाकी जो चीजें हैं वो कैसे मिल रही है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज क्या क्या है, वाटर एंड पावर सप्लाई क्या सिचुएशन है। इन सबको देख करके भी टेक्नोलॉजी के बारे में, इन सबको भी टेक्नोलॉजी यूज करने के पहले इसके बारे में भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसिंग फैसिलिटीज लाइक मशीन शॉप्स, इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स शॉप्स एक्सेट्रा। इसके बाद में उस किसी भी मशीनरी को लगाते हैं तो उसके बाद उसे सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। तो उस सर्विसिंग की फैसिलिटीज क्या क्या है, आसपास में मशीन्स के शॉप्स क्या है, कितनी आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं रिपेयरिंग शॉप्स, या उसमें कितनी दिक्कत आ सकती है, इसके बारे में भी ध्यान दिया जाता है, इसको भी कंसिडर किया जाता है। देन कोपिंग विथ एंटी पोल्यूशन लॉस। उसके बाद में उस किसी मशीनरी पे, कुछ मशीनरीज में पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने की चांसेस होते हैं, तो पोल्यूशन नहीं होने के, पोल्यूशन लॉस की जो भी लॉस है, उससे वो टेक्नोलॉजी कहाँ तक सूट करती है, इसको भी देखना होता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स लाइक स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद में काम करने वाले लोगों की अवेलेबिलिटी कितनी है। किसी भी टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, मशीनरी को लेके आते हैं, तो उस मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें स्किल्ड लेबर्स कितने मिलेंगे, सेमी स्किल्ड कितने होंगे और अनस्किल्ड कितने मिलते हैं, इसके ऊपर भी मशीन्स को यूज करने की बात बहुत अधिक तक निर्भर करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी। इसके बाद रॉ मटेरियल जो है जितनी जरूरत है और जिस क्वालिटी में और जितने क्वांटिटी में जरूरत है, ये पॉसिबल है कि नहीं, इस बात को भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट कम्स मैनेजरियल competencies. In the absence of managerial competencies, the projects which are otherwise feasible may fail. On contrary, a poor project may become successful with good management. Hence, during project appraisals, management competencies should be taken into consideration. This is more in case of small-scale projects. This includes assessment of key personnel, the schedule for training, and remuneration structure for the rewarding and motivation. किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए, उसका मैनेजमेंट का बहुत सही होना बहुत जरूरी होता है। कई बार बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट जो कि जिससे सक्सेस शायद नहीं मिलेगी, अच्छी मैनेजमेंट की वजह से उसमें सक्सेस मिल जाता है। इसीलिए किसी प्रोजेक्ट का जब अप्रेजल बनाया जाता है तो उसके मैनेजमेंट के बारे में भी ध्यान दिया जाता है और इस बात को भी देखा जाता है कि उसमें उसके जो पर्सनल्स है, जो मैनेज करने वाले हैं, वो किस तरह के लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे की गई है, उनको रिम्यूनरेशन कैसे मिल रहा है, ताकि
वो और इंटरेस्ट के साथ में काम करे एंड वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सके। सो मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी का देखना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कम्स कमर्शियल असेसमेंट। To know the commercial viability, it is required to examine the demand and availability of product in the market, selection of marketplace requirement of raw material, banking, transportation, along with demand and availability of product to be manufactured by the project under consideration. कमर्शियल असेसमेंट में इस बात को, इन सब बातों का ध्यान दिया जाता है कि उसका पहले देखना है अवेलेबल डिमांड कितना है उस प्रोडक्ट का मार्केट में, एंड उस कौन से मार्केट प्लेस को सिलेक्ट किया गया है, कितना रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल को किस तरह से सिलेक्ट किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे सिलेक्ट किया गया, इन सारी बातों को कमर्शियल असेसमेंट में एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट कम्स ऑपरेशनल असेसमेंट। दिस हेल्प्स इन स्टडीइंग द कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑपरेशनल असिस्टेंस for costs, a progressive yield over initial years within which the facility must attain its final capacity utilization level. Once operational details are prepared, a board requirement of manpower and a broad requirement of manpower at different stages of capacity utilization is estimated. इसके बाद में उस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी के बारे में एस्टिमेट किया जाता है कि कितने सालों के अंदर में वो अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकता है और वो मार्केट में ला करके उसको फाइनली वो यूटिलाइजेशन के स्टेज तक ला सकता है। उसके बाद में उस प्रोडक्ट को जैसे जैसे उसका इंडस्ट्री बड़ा होता जाएगा तो उसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट जो अलग अलग स्टेजेस पे होगी वो किस तरह से मैनेज कर पाते हैं, उसको किस तरह से ये लोग ले पाते हैं, ला पाएंगे एंटरप्रेन्योर, इस बात का भी पहले ही एस्टिमेशन किया जाता है ऑपरेशनल असेसमेंट में। इसके बाद में एनवायरमेंटल असिस्टेंस। प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स लाइक सीमेंट, स्टील, पेपर, केमिकल्स inflict a large number of physical changes and disruptions on environment and causes environmental and economical imbalances. Environmental management refers to environmental planning, product protection, monitoring, conservation and substantial utilization of resources. For effective environment management, wide network of legislation comes into force. इसके बाद में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां से वेस्टेज बहुत निकलता है जो एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करती है, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, कितने कम प्रोजेक्ट्स लेकर के कितने कम रिसोर्सेज के साथ में जो प्रोजेक्ट्स वेस्टेज निकलेगी उस वेस्टेज को रीयूज करके या उसको किस तरह से कंजर्व किया जाएगा ताकि एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो, इस बात का भी मैनेजमेंट पहले ही एनालाइज करती है, असिस्ट करती है, जिसे हम एनवायरमेंटल असेसमेंट कहते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट एनालिसिस पे अलग किस तरह से प्रोजेक्ट अप्रेजल पे किस तरह से एनालाइज किया जाता है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ खत्म होते हैं एंड दिस चैप्टर इज ओवर। In the next video, we will go with a new chapter which is known as fixed and working capital requirements. अभी तक हमने प्रोजेक्ट को बनाना, उसको किस तरह से बनाया जाएगा एंड एक प्रोजेक्ट अप्रेजल को बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है और उन बातों की को क्यों इतना अधिक इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में देखा था। आगे के चैप्टर में हम देखेंगे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। थैंक यू गर्ल्स।